हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कुमार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो जीव जगत का वर्गीकरण था उसका जो हमने इंट्रोडक्शन पहले आपको करा दिया था, तो उसके आगे का जो भी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने आपको पहले 5 किंगडम जगत के बारे में पहले ही बता दिया था, जिसका जो 1969 के अंदर R.H. व्हिटेकर ने ये दिया था। और इसके अंदर क्या है, 5 जगत रखे हुए हैं, जो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इनके ये जो गुण है ये मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको एक चार्ट में दूंगा। तो ये चार्ट आपका क्या हो गया है, रेडी हो गया, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इनका जो पहला जगत है मोनेरा, तो मोनेरा के बारे में हम आज थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे तथा मोनेरा से कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया है उनको किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। और ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म जीवियों के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और सब लगभग ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाई जाती है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर या फिर टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि मुट्ठी भर मिट्टी के अंदर जो जो एक मतलब मुट्ठी भर मिट्टी होती है उसके अंदर कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि सैकड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक बैक्टीरिया होगा, या फिर 1000 होंगे, या फिर लाख बैक्टीरिया होंगे। तो वहाँ पर लगभग सैकड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर देखे गए हैं। और जो उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का जो आवास क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो ये गर्म जल, झरना, जल के झरना, मरुस्थल, बर्फ है, गहरे समुद्र जैसे विषम में प्रतिकूल वास स्थान है जहाँ पे कोई भी दूसरा जीव रह नहीं पाता है, वहाँ पे भी जैसे प्रतिकूल आवास होते हैं जहाँ पे कोई दूसरा जीव आसानी से नहीं रह पाता है, वहाँ पर भी क्या होता है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया तो होते हैं तो वो किसी दूसरे जीव के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो बालों के अंदर क्या होते हैं, हम जिसको जू वगैरह बोलते हैं, तो वहाँ पे भी वो पाए जाते हैं। और अब किसी के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे सामान्यतः जो मनुष्य की आंत के अंदर क्या होता है, ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उसके बाद में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आकार के आधार पर, जो इनकी जो शेप थी उसके आधार पर इनको क्या है, 4 समूह के अंदर, जो 4 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। जैसे गोलाकार कोकस, जिसको कोकस बोलते हैं, बहुवचन है, और बहुवचन या फिर इसको इसको कोकाई बोला जाता है। दूसरा है छड़ाकार बेसिलस, जिसको बहुवचन बेसिलाई कहते हैं। तीसरा है कोमा आकार के, चौथा विब्रियो, जिसको बहुवचन में विब्रिया कहते हैं, तथा सर्फिलाकार स्पाइरिलम, बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। तो आपको ये एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा सकता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार का, बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो और इनके क्या क्या नाम है। तो आपको यहाँ पे देखो, ये जो कोकाई है, और उसके बाद में बेसिलाइस, उसके बाद में स्पाइरिला और विब्रियो। तो जो स्पाइरिला बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। और बेसिलाई बैक्टीरिया के अंदर जो ये चम्मच जैसी आकृति बनी हुई है, ये क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। और विब्रियो जो कोमा आकार के होते हैं और गोल गोल आकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, कोकाई होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, हम सामान्यतः देखते हैं कि उसका जो संरचना कैसी होती है, नॉर्मली होती है या फिर सरल प्रतीत होती है, परंतु जो इसका व्यवहार होता है वो अत्यंत जटिल होता है। जो परंतु इसका जो व्यवहार होता है, इसका जो आवासीय स्थिति होती है, इसका रहन सहन होता है, जो इसके गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, अत्यंत जटिल होते हैं। चयापचय उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है। तो चयापचय या फिर उपापचय, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो अन्य जीवधारियों की तुलना में ये बैक्टीरिया के अंदर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये जो एग्जाम्स जो हुआ था AIPMT 2012, उसके अंदर भी ये पूछा गया था कि बैक्टीरिया में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, या फिर चयापचय उपापचय की दृष्टि से सबसे अधिक विविधता किस जीव में पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में पाई जाती है। और बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से
संश्लेषित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। तो ये जो अपना जो भोजन होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं और उसके बाद में ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी हो सकते हैं, जो ये प्रकाश संश्लेषण करके भी ये अपना भोजन ले सकते हैं। और रसायन संश्लेषी स्वपोषी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रसायनों से क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। अर्थात वे भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए भोजन खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं। ये भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। जो ये दो मोनेरा होते हैं बैक्टीरिया, भोजन अपना जो खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया पर या फिर दूसरे जीवधारियों पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। और उसके बाद हम जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को सामान्यतः वापस दो भागों के अंदर बांटते हैं, जो आदि बैक्टीरिया या फिर प्रीमेटिव बैक्टीरिया, जो पुराने काल के जो बैक्टीरिया थे उसके अंदर। तो ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होता है। जो पुराने प्रकार के बैक्टीरिया है ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये अत्यंत कठिन वास स्थान, जहाँ पे कोई दूसरा जीव नहीं रह सकता, वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जो हैलोफी क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्या होती है, लवणता ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी पाई जाती है। और गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वो जैसे गर्म झरने के अंदर किसी भी जीव का रहना मुश्किल होता है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्र, जहाँ पर क्या होता है, कच्छ क्षेत्र के अंदर मेथनोजन या फिर मार्स गैस ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रीमेटिव बैक्टीरिया, जो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और यही लक्षण जो होता है इन्हें प्रतिकूल या फिर ऐसी परिस्थिति या फिर विषम परिस्थितियों के अंदर जीवित रखने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और मेथेनोजन जो अनेक रूमिनेट पशु जो मतलब जिसके अंदर क्या पाई जाती है, आहार नाल वगैरह पाई जाती है, जो जुगाली भी करते हैं, जैसे गाय और भैंस के आंत्र में पाई जाती है। गाय और भैंस के कहाँ पे पाई जाती है, आंत्र के अंदर पाई जाती है। ये भी आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तथा इनके गोबर से मिथेन जैव गैस का उत्पादन भी करते हैं। तो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जैव गैस है, तो मिथेन को जैव गैस कहते हैं। और मिथेन और जैव गैस या फिर मेथेनोजन का निर्माण कौन करते हैं, तो ये आद्य बैक्टीरिया करते हैं, जिसको क्या करते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये तो थी हमारी आद्य बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी। और आद्य बैक्टीरिया के बाद में आता है हमारे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को जो शुरू में हम बोलते हैं हजारों यू बैक्टीरिया, फिर वास्तविक यू बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्तियों में एक कसाबचल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है वास्तविक बैक्टीरिया। वास्तविक बैक्टीरिया को सामान्यतः इंग्लिश के अंदर बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। तो ये नीट के अंदर पूछा गया था कि ट्रू बैक्टीरिया निम्न में से किसे कहते हैं, यू बैक्टीरिया को कहते हैं या फिर प्रीमेटिव बैक्टीरिया को कहते हैं। तो ये लड़कों के अंदर क्या था, कंफ्यूजन था, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो ऐसी ही है। तो जो यू बैक्टीरिया है उसको वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। जो इसकी पहचान जो होती है वो कोशिका भित्ति तथा एक कसाबचल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक कसाब जो चल बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके जो अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनियों होते हैं तथा तंतु में अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। तो साइनो बैक्टीरिया की विशेषता क्या है, ये क्या होते हैं, एक कोशिक होते हैं। इनकी जो कॉलोनी अथवा तंतु में अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल होते हैं। तो इनकी कॉलोनी प्राय क्या होती है, जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। तो आपको एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि साइनो बैक्टीरिया प्रदूषण के क्या होते हैं, अस्य सूचक भी होते हैं। तो प्रदूषित जल के अंदर साइनो बैक्टीरिया फूलेंगे फलेंगे या फिर मर जाएंगे, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से फलेंगे फूलेंगे और रह पाएंगे। और बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एना बिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया जैसे नो स्टॉक तथा एना बिना जो होते हैं वो पर्यावरण के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है हेटेरोसिस्ट, जो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन को वो फिक्सेशन करते हैं तथा वो पौधे के अंदर या फिर किसी पौधे के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उस पौधे को क्या करते हैं, नाइट्रोजन की उपलब्धता प्राप्त देते हैं तथा उस नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट
एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। तो रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करके उनका ऑक्सीडाइजन करके उसके बाद में जो उनसे मुक्त ऊर्जा होती है उसका एटीपी के रूप में अपने शरीर के अंदर एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये जो फेरस जिसको आयरन भी बोलते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर नाइट्रोजन जैसे जो पोषक होते हैं उनको जो रिसाइक्लिंग के अंदर भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है परपोषी बैक्टीरिया, प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, उनमें अधिकतर महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे ये जो कुछ बैक्टीरिया जो क्या होते हैं हानिकारक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर फायदेमंद भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती है उनके अंदर इन बैक्टीरिया का भी क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे दूध से दही बनाने के अंदर जो दूध के अंदर क्या है, सामान्यतः लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है। और प्रतिजैविक के उत्पादन में जैसे हम जो हमारे नॉर्मली जो एंटीबायोटिक जो आती है उसके अंदर भी क्या करते हैं, जैसे पेनिसिलियम जो आता है तो वो क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं। और लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया था, जैसे नोस्टोक और एराबिडा जो होते हैं, ऐसे जो क्या करते हैं बैक्टीरिया जो किसी भी लेग्यूम पादप होते हैं उसकी जड़ों के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सहायता करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, जो मनुष्य, फसलों, फॉर्म अथवा पालतू पशुओं को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तथा विभिन्न बैक्टीरिया जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण क्या होता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर को हो जाती हैं। और इसके बाद में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, एक तंतुमय शैवाल नोस्टोक का दिया हुआ, किसका दिया हुआ, नोस्टोक का जो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसके अंदर नोस्टोक के अंदर क्या बताया हुआ है, एक हेटेरोसिस्ट नामक क्या है, विशिष्ट कोशिका है। तो इन विशिष्ट कोशिकाओं का कार्य क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। तो ये आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, तथा ये AIPMT 2012 के अंदर और एम्स के अंदर भी ये पूछा गया है। और जो ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती है ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, इसके अंदर कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। ये इसका सामान्यतः काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को जो प्रमुख रूप से जो जनन करते हैं या फिर विभाजन होता है इसके अंदर, वो कोशिका विभाजन द्वारा ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं या फिर अपनी संतति जो पैदा करते हैं वो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, जब इनकी जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है जहाँ पे इनको प्रजनन करना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता है, तो उस समय ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होती है ये स्पोर बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर DNA का क्या होता है, पुरातन स्थानांतरण होता है। लैंगिक प्रजनन के अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का पुरातन स्थानांतरण होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर होता है। जो पुराने काल के अंदर जैसे भी जो बैक्टीरिया वगैरह या फिर किसी भी जीव के अंदर जो DNA का ट्रांसफर होता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है, DNA का ट्रांसफर होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे जो लाइन लिखी वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिसके अंदर कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो ये आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। तो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी है, तो वो उसके अंदर आंसर होगा आपका माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा से भी छोटी जो जीवित कोशिकाएं होती है वो PPLO बोलते हैं, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोला जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे ऑप्शन में नहीं हो, तो वहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो जो माइकोप्लाज्मा होती है जिसको जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की भी
आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ऐसी कोशिका जिसको ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। और अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए क्या होती है, रोगजनक होती है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा हमारे शरीर के लिए या फिर प्राणियों या फिर पशुओं के लिए क्या होती है, रोगजनक होती है या फिर फायदेमंद होती है। तो ये क्या होती है, रोगजनक होती है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल झिल्ली को जो बीच के अंदर क्या होती है, संकुचित होने के बाद में एक दूसरे से अलग होती है और उसके अंदर क्या होती है, डीएनए का स्थानांतरण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मोनेरा जगत के बारे में जो जितना भी एनसीईआरटी में बताया हुआ था लगभग मैंने आपको उसका बता दिया है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कक्षा 11th में है और 12th के अंदर है उनके साथ शेयर जरूर करें। जो भी बंदे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी ये इस वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।